जय हिंद। ऑडियो बुक्स IND पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर सभी वर्गों के सभी विषयों का ऑडियो बुक्स अवेलेबल है तथा सभी प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य के अनुवाद हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 8 के भूगोल हमारी दुनिया इस चैप्टर में हम आज ऊर्जा संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यालय में बच्चों की भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। इसके लिए कई बच्चे कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। भाषण का विषय था ऊर्जा संसाधन। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे इसके लिए काफ़ी उत्साहित थे। उद्घोषक ने आवाज़ लगाई। उद्घोषक की आवाज़ के साथ ही शांति छा गई। उद्घोषक ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। आज इसके विभिन्न पहलुओं पर कई बच्चे आकर अपना विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं सुषमा को अपनी बात रखने के लिए बुलाता हूँ। सभी श्रोता ने ताली बजाकर सुषमा का स्वागत किया। सुषमा ने कहा, आदरणीय शिक्षकविद, भाइयों तथा बहनों, ऊर्जा की आवश्यकता हमें प्रारंभिक काल से हो रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी उपयोग करने लगे हैं। ऊर्जा के इन संसाधनों को बृहद रूप से 2 वर्गों में रखा गया है: परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत है। इन खनिजों का बार बार उपयोग करने से वे समाप्त हो जाते हैं। उनका नवीकरणीय या पुनः चक्रण संभव नहीं होता है। कुल भंडार में से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए यह क्षयशील संसाधन है। धन्यवाद। सभी ने ताली बजाकर सुषमा की बातों को समर्थन किया। उद्घोषक ने पुनः कहा, अब अब्दुल आपके सामने आकर कोयला, जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, के बारे में विस्तृत से बताएंगे। अब्दुल ने स्टेज पर आकर सभी का अभिवादन किया और बोला, भारत में कोयला शक्ति या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देश में इसका कुल भंडारण लगभग 26,454 करोड़ टन है। कोयला एक अपसादी चट्टान है जो वनस्पतियों से भूगर्भीय हलचलों के कारण पृथ्वी में दब जाने से बनी है। अब्दुल ने कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के वर्गों की जानकारी भी दी, जो इस प्रकार है: एथेसाइट 90% से ऊपर, बिटुमिनस 60 से 80% तक, लिग्नानाइट 50 से 70%, पीट 50% से कम। कोयला उत्पादक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं भारत का प्रमुख स्थान है। भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्सरी युग की चट्टान में पाई जाती है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदी की भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिला, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदा वर्धा, कंगपति एवं बर्दर प्रमुख है। टर्सरियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकलता है। टर्सरी युग की चट्टान में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का प्रमुख उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नानाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में होता है। सभी ने पुनः ताली बजाई। उद्घोषक ने पुनः घोषणा की, अब सुखविंदर आएंगे तथा पेट्रोलियम, जो मानव के जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है, के बारे में विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। सुखविंदर के आते ही सब बच्चों ने जोर से तालियां बजाई। सुखविंदर ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात रखना शुरू की। दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला। 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1969 में खंभात के क्षेत्र में और फिर 1975 में मुंबई तेल क्षेत्र का पता चला। भारत के अलावा मध्य भू के देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप में भी तेल पाया जाता है। विश्व के तेल उत्पादक देशों में इराक का करकुक, ईरान का मस्जिद सुलेमान, गजसायरन, कसमान शाह, लाली, सऊदी अरब में दमाम,
ताफीफ, अबकेग, बुक्का, कुवैत में बुर्गन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया, हुगडिजन, मोरन, रुद्रसागर, निगरू एवं बेरहोल्ला प्रमुख उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य में अलंकरेश्वर, ककोल, बलोल, कोसंबा, मेहसाना, बकरोल, नवगांव इत्यादि प्रमुख उत्पादन केंद्र है। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है जो तेल खनन का काम करने के लिए मदद करते हैं। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदी में बेसिन में विशेष रूप से नारीमन एवं कोविलकप्पल में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर बेसिन में मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। ये सभी कच्चा तेल उत्पादक केंद्र हैं। कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है, इसलिए इन उत्पादित तेलों का संशोधन कर इसे विभिन्न उपयोगों के लायक बनाया जाता है। इसे शोधन केंद्रों को तेल परिष्करण तेल शोधनशाला कहा जाता है। देश में 18 से अधिक तेल शोधनशालाएं कार्यरत हैं तथा निजी क्षेत्र में भी कई केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। बिहार में बरौनी ऐसा ही एक तेल शोधशाला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। ऐसा कहकर सुखविंदर ने अपने बात को खत्म की। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। अब आपके समक्ष सुनीता अपनी बात रखेगी। ये ऊर्जा के कई अन्य स्रोतों की ओर आपका ध्यान उत्कृष्ट करेगी। सुनीता सीधे कदमों के साथ मंच पर पहुंची, माइक संभाला और कहना शुरू किया। आदरणीय शिक्षकगण, अतिथियों एवं साथियों, ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं जैसे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को जलाने, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन, मशीनों को जलाने में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडारण 700 अरब टन है। देश में 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण एवं विपणन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। जल विद्युत। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। बाद में कावेरी नदी में शिवसुंदरम कर्नाटक में इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद देश के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इसमें भांगरा नागर परियोजना सतलज नदी पर, दामोदर घाट परियोजना दामोदर नदी पर, रिहंद परियोजना सोन नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर प्रमुख है। इन परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है, जबकि भाखड़ा नंगर 225 मीटर ऊंची भारत में सबसे बड़ी परियोजना है। ताप विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। देश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक, पतरातू, बोकारो प्रमुख है। परमाणु ऊर्जा। देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है जो पिच ब्लेड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। फलतः पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसके बाद राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, ककरापारा गुजरात में, कैंगा कर्नाटक में, कुंडनकुलम तूतीकोरियन तमिलनाडु में स्थापित किया गया। धन्यवाद। सबने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। उद्घोषक महोदय ने कहा, दोस्तों, अब आपके सामने ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में डेविड अपनी बात रखेंगे। डेविड ने स्टेज पर आकर कहना शुरू किया। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। वर्तमान समय में ऊर्जा के कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिसके भंडार असीमित हैं। ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन स्रोतों का अक्षय स्रोत या और नवीनीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा शामिल है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। सोलर प्लेट की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है।
इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये इसके दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। देश के तटीय भागों में जहां हवाएं तेज गति से चलती है, पवन ऊर्जा विकास की अच्छी संभावनाएं रखती है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावनाएं हैं। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खंभात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। संसाधन संरक्षण। डेविड ने आगे कहा, मित्रों, मैं अब आपका ध्यान ऊर्जा संरक्षण की ओर दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत परंपरागत स्रोत क्षयशील एवं नवीकरणीय है, परंतु इसका आवश्यक एवं जरूरत हमेशा रहेगी। मानव के लिए ऊर्जा आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का संरक्षण करें। इसके लिए हम लोग को छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। आइए एक साथ दोहराएं। हम संसाधनों को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, इसके विकल्पों की खोज कर उसका उपयोग को बढ़ावा देंगे। बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के नए भंडार की खोज करेंगे। ऊर्जा का खुद भी सावधानी से उपयोग करेंगे तथा इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे। सबने दोहराया। ऐसा ही करने का आग्रह करके धन्यवाद के साथ डेविड ने अपनी बात समाप्त की। उद्घोषक ने सभी बच्चों को उसके वक्तव्य के लिए धन्यवाद दिया तथा इसका श्रेय भूगोल विषय के शिक्षक गोविंद जी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी ऐसी आयोजन करने की सलाह दी, ताकि सभी बच्चे का ज्ञानवर्धन हो सके। सबको इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए उद्घोषक महोदय ने कार्यक्रम समापन की घोषणा की। सारे बच्चे आपस में चर्चा करते हुए अपनी कक्षा की ओर प्रस्थान कर गए।